हेलो स्टूडेंट्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। वो जो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, तो आप तैयार हैं ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए गोयल सर के साथ? बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, एन फैक्टर का मतलब होता है वैलेंसी। क्या मतलब होता है? वैलेंसी। और एन फैक्टर का एक और मतलब बोल सकते हैं बेसिसिटी। और एन फैक्टर का एक मतलब होता है एसिसिटी। या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, या कह सकते हैं चार्ज की वैल्यू, या और क्या कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अलग अलग चीजों के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में। तो बेटा, बेस की एन फैक्टर कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में बात करते हैं कि एन फैक्टर आखिर हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास अगर कुछ है बेस, जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaOH, तो NaOH के अंदर कितने OH आयन वो डोनेट कर सकता है। नंबर ऑफ OH आयन कैन डोनेट बाय अ बेस। नंबर ऑफ OH आयन कैन डोनेट बाय अ बेस इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 1, क्योंकि ये एक OH आयन डोनेट कर सकता है। उसी प्रकार से बच्चों, अगर हम KOH की बात करेंगे, ये भी एक बेस है और इसका हम एन फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा 1, क्योंकि ये एक OH आयन डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे MgOH टेकन ट्वाइस की, या CaOH टेकन ट्वाइस की, तो इनके एन फैक्टर हो जाएंगे 2। किसी रिएक्शन में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 OH आयन डोनेट कर सकता है। वहीं अगर बच्चों, अगर हम बात करें एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन डोनेट करते हैं। तो जितने H+ आयन वो डोनेट करेंगे उतने हम उसके एन फैक्टर मान लेंगे। जैसे कि HCl जो होता है बच्चों, उसके अंदर एक H होता है और वो किसी रिएक्शन में एक H+ आयन डोनेट कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहां पर हम 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बच्चों HCOOH की, इसका नाम है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। तो बेटा, फॉर्मिक एसिड के केस में हमें ये देखना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन डोनेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट करता है H। तो बेटा, इसका एन फैक्टर हम मानेंगे 1। तो बताइए फॉर्मिक एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ? 1। वहीं पर बच्चों, अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, जो कि है हमारा CH3COOH, तो यह भी ये वाला H डोनेट करेगा और बनाएगा एन फैक्टर 1। तो देखिए, कुछ एसिड होते हैं जो एक H+ आयन डोनेट करते हैं और कुछ एसिड 2 डोनेट करते हैं। ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन है वो सभी डोनेट हो जाएं। ये वही हाइड्रोजन डोनेट करता है जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ऐसे ही एक होता है H2C2O4, यहां पर ये है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है ये? ऑक्जेलिक एसिड। तो बेटा, ऑक्जेलिक एसिड अपनी 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, इसका एन फैक्टर है 2। और बड़े कमाल के एसिड है हमारे पास 3, जो फास्फोरस के एसिड है, जिसमें है पहला फास्फोरिक एसिड। तो बेटा, फास्फोरिक एसिड याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। इस H3PO4 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनता है इस तरह से।
यहां पर देखिए जितने भी O के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, ये 1, ये 2, ये तीनों हाइड्रोजन अपने डोनेट कर सकता है। इसका एन फैक्टर होता है 3। तो बताओ फास्फोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ? 3। वहीं पे बच्चों अगर हम बात करते हैं फास्फोरस एसिड की, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है। क्यों गलती होती है इसके अंदर? देखो H3PO3 दिखने में बहुत से बच्चों को लगता है कि ये 3 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन नहीं है। इसका एन फैक्टर 2 होता है। सर कैसे 2 हुआ? देखो इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, यहां बनाएंगे डबल बॉन्ड O, यहां बनाएंगे OH, यहां बनाएंगे OH, यहां बनाएंगे एक H यहां लगी होती है। ये हाइड्रोजन जो है, जो डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ी है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहां सिर्फ 2 हाइड्रोजन डोनेट होता है इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहां पर क्या होती है? एन फैक्टर होती है 2। तो बताओ फास्फोरस एसिड की एन फैक्टर कितनी बोलेंगे? मैक्सिमम 2 एन फैक्टर है। उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास है हाइपो फास्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। सर इसका फॉर्मूला भी देखो H3PO2। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। फिर से ध्यान रखना, ये भी स्टार खिलाड़ी है, इसके अंदर भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एन फैक्टर बेटा 1 ही होता है। बताओ सर ऐसा क्यों होता है? इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, P डबल बॉन्ड O, एक OH यहां लगेगी, लेकिन बची हुई 2 हाइड्रोजन बेटा अब क्या होती है? डायरेक्ट H से जुड़ी हुई होती है। तो सिर्फ ये वाली हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ी है वही एसिडिक हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन डोनेट होगी तो बनेगा एन फैक्टर 1। तो ये एसिड्स वाले केसेस आप जरूर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा देखिए कभी किसी आयंस के अगर हम एन फैक्टर निकालना चाहें तो देखिए मैंने लिखा अगर सोडियम आयन पे चार्ज कितना दिख रहा है? 1। तो यही इसका एन फैक्टर हो गया है। अगर हम बात करेंगे बेटा मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन पे आपको चार्ज कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यही इसका एन फैक्टर हो गया है। तीसरा है एल्यूमिनियम आयन, तो एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज कितना दिख रहा है? +3, तो यही इसका एन फैक्टर हो गया है। बात समझ में आ रही है? यस कि नो? तो चलो यहां तक नोट करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब अगर हम एन फैक्टर निकालना चाहें किसी रिएक्शन का, और स्पेशली अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन का, तो हम इसका एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें अगर कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है KMnO4, और ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर क्या बनाता है? Mn2+ बना रहा है। ये रिएक्शन दी हुई है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? इस कंपाउंड में इस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज देखना है। तो यहाँ देखिए +7 से यहाँ पे देखिए +2 तक गए हैं, तो कितना चेंज आया है? 5 का चेंज आया है, 5 का चेंज आया है। तो ये 5 क्या हो गया है? इस कंपाउंड का एन फैक्टर हो गया है। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 5। समझ में आया क्या? देखिए अगर मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं, मेरे पास है Cr2O7 2- और यहां से अगर हम बना रहे हैं Cr3+, तो देखो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी +6, और यहां से हम जा रहे हैं 3। आपको दिख रहा है यहां पर 6 से हम 3 पे गए हैं। आपको लगेगा यहां एन फैक्टर 3 है, लेकिन यहां छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका भी आप एन फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें टोटल एटम कितने हैं? यहां देखिए क्रोमियम यहां पे 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पहले लिखेंगे 2, और चेंज कितना आया है बच्चों? यहां पर 3 का चेंज आया है, तो 2 × 3 = 6, तो ये एन फैक्टर हो जाएगा। ये जो 6 आया है बच्चों, यही इसका एन फैक्टर होता है। देखो एक और करके देखते हैं। देखो यहां दिया है हमें C2O4 2-, ये एक आयन है जिसे ऑक्सलेट आयन कहते हैं, और ये कंपाउंड बना रहा है मान लो CO2, किसी रिएक्शन में ऐसा हुआ। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहां आएगी +3, और यहां ऑक्सीडेशन निकालेंगे कार्बन की, तो यहां आएगी +4, मतलब इसमें चेंज हुआ है। इस चेंज को देखेंगे तो ये चेंज कितना दिखाई दे रहा है? 1 का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1 एन फैक्टर नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने एटम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है वो एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा इसका एन फैक्टर 2 आएगा।
उसी तरह से देखिए, अगर हमें मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है और उसके अंदर हमें दिया गया है H2S और हमें सल्फर बना लिया है उसने, तो यहां पे देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, जबकि यहां ऑक्सीडेशन है 0। तो यहां पर चेंज कितना हुआ है? 2 का चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, लेकिन यहां एटम एक ही है, तो यहां एटम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एन फैक्टर। आया समझ में? तो किसी रिएक्शन के अंदर हम एन फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए हमें दिया गया है KMnO4 और वो बना लेता है MnO2, किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, तो यहां देखिए ये +7 है और इस +7 से ये गया है बेटा +4, तो चेंज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे देखिए एटम तो एक ही है, यहां पे भी एक ही है, तो एक एटम जो है यहां वाला देखना है, यहां वाला, इसका एन फैक्टर हो गया 1 × 2। यहां पर चेंज कितना दिख रहा है? 3 का दिख रहा है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गई इसकी एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपको एक स्पेशल वाला एन फैक्टर निकालना भी सिखाता हूं मैं। देखिए यहां एक रिएक्शन दी हुई है Cl2, ये Cl2 ने बना लिया है Cl- और एक और प्रोडक्ट बनाया है ClO-। इस तरह की एक रिएक्शन दी गई है। तो यहां पे देखो, यहां पे 0 से -1 मतलब क्या हुआ? यहां पे यहां पर जो है रिडक्शन हो रहा है और यहां 0 से इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे +1, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इस रिएक्शन का अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो सिर्फ इसके चेंज से या इसके चेंज से नहीं निकाल सकते, दोनों का एक कॉमन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इस एलिमेंट का एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर बराबर n1 × n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां से यहां जो चेंज हुआ है इसको हम n1 मान लेंगे, यहां से यहां जो चेंज हुआ है इसको हम n2 मान लेंगे। यहां देखिए 0 से -1 मतलब 1 का चेंज, और यहां पर एटम कितने हैं? 2, तो यहां हो गया 2, तो हमारे n1 का वैल्यू हो गया 2, हमारे n1 का वैल्यू हो गया 2। यहां देखिए यहां से यहां का चेंज कितना? ये भी 1 का चेंज है, और एटम कितने हैं हमारे पास? 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से n2 का वैल्यू मिल गया। पहले चेंज को n1 बोलिए, दूसरे चेंज को n2 बोलिए, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2 + 2, सब मिला के कितना है? 4/4 मतलब 1। तो एन फैक्टर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? वहीं पर देखो एक और रिएक्शन दी है, मान लीजिए मैंने दिया है Br2 और रिएक्शन हो गई है और बना है Br- और यहां दिया गया है BrO3-। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन लिखिए 0, इसका है -1, इसका निकलेगा +5, ये आना चाहिए रेडॉक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। फिर देखिए यहां से यहां का चेंज देखिए, ये 1 का चेंज है और एटम है 2, तो 2 हो गया, एन फैक्टर बराबर 2 आएगा। ये हो गया n1 का वैल्यू। यहां से यहां जाइए, ये चेंज कितना दिख रहा है? ये 5 का चेंज दिख रहा है, लेकिन एटम कितने हैं बच्चों? यहां पर 2, तो ये 2 हो गया, सब मिला के 10। ये बराबर आप n2 मान लीजिए, 2 n आ गए। अब n फैक्टर निकालना है इसका, तो n1 × n2 मतलब 2 × 10 डिवाइडेड बाय n1 + n2 मतलब 2 + 10। तो ये बेटा कितना आ गया? ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 12। 20 डिवाइड बाय 12 क्या है? दोनों 4 के टेबल में है, यस, तो ये 5/3 आ गया। यही इसका एन फैक्टर होगा। दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर एक और बता देते हैं, एक और बताते हैं। देखिए ये है बेटा P4, ये मान लीजिए किसी रिएक्शन में इसने बनाया है H2PO2-, ये एक आयन बना लिया और एक PH3 भी बना लिया। ये रिएक्शन होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां हो गया 0, यहां रिएक्शन में आएगा +1, यहां आएगा -3। क्या करेंगे? यहां से यहां चेंज देखेंगे, ये 1 का चेंज है और एटम कितने हैं बेटा? 4 एटम है, तो 1 × 4 बराबर 4 आ गया। और यहां पे देखिए
यहां कितना चेंज है, 3 का चेंज है, तो 3 into 4 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। दोनों को क्या करेंगे, एन फैक्टर निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 4 into 12 डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना आएगा, 16। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो आपका एन फैक्टर आ गया 3। चलिए नोट करते हैं और देखते हैं कुछ कमाल के क्वेश्चन कि इससे आखिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। हे बच्चों, तो देखिए अब बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट मास की। तो देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास को आप ऐसे समझिए कि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इसके लिए हमें एन फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, तो हमें एन फैक्टर निकालना आ गया है। अब हमें क्या निकालना आना चाहिए, मोलर मास आना चाहिए, और मोलर मास के लिए हमें एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप कुछ एटॉमिक मासेस याद करके रखिए और उससे निकालिए मोलर मास, और मोलर मास को डिवाइड कर लीजिए एन फैक्टर से। कुछ इस तरह से समझिए कि एक इंसान है, उसकी अपनी जो संपत्ति है ना, अगर मान लीजिए कि इंसान है, उसके पास अगर मान लीजिए कि उसके पास 300 रुपए हैं, 300 रुपए और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो जो 2 बच्चे हैं ना बच्चों, वो एन फैक्टर है, और जो संपत्ति है वो मोलर मास है। तो आप उस संपत्ति को उन बच्चों में कैसे बांटेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं। अगर मान लीजिए 3 बच्चे होते तो डिवाइड बाय 3 करते। तो एन फैक्टर बिल्कुल वही काम करेगा कि इक्वली उसकी संपत्ति कैसे बढ़ गई। तो इक्विवेलेंट मास का मीनिंग कुछ ऐसा ही है कि इक्विवेलेंट मास क्या बता रहा है कि जो टोटल मास है उसको हम वैलेंसी के हिसाब से कितना कितना बांट सकते हैं। उसके लिए हमें क्या मालूम होनी चाहिए, उसकी एन फैक्टर मालूम होनी चाहिए। जैसे एक इंसान की 300 रुपए को अगर उसके 3 बच्चों में बांटना है तो 100 रुपए इक्वली तीनों में बांटेंगे। 2 बच्चे हुए तो 150 रुपए 150 रुपीस दोनों में बराबर बढ़ जाएंगे। अगर एक ही बच्चा हुआ तो पूरा 300 रुपए की संपत्ति एक में ही बढ़ जाएगी। कुछ इसी तरह से इक्वली उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मोलर मास जो है वो संपत्ति की तरह हो गया और उसके एन फैक्टर जो है उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की तरह हो गए। इसको इस तरह से समझिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसे हमें, जैसे मान लीजिए कि मुझे पूछा गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH अगर हमें निकालना है। NaOH का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे इक्विवेलेंट मास बराबर इसका मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास आएगा बच्चों 40 और इसकी वैलेंसी, इसका एन फैक्टर है 1, तो डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारा 40 आ गया। बस यही हमारा क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। यही क्वेश्चन अगर हमें किसके लिए पूछा गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर हमें H2SO4 के लिए पूछा गया है कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, तो क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। इसका मोलर मास 92 आएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये 2 कर देंगे, 2 कर दीजिए तो ये 98, सॉरी यहां आएगा 98 आएगा। तो 98 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बेटा 49 ग्राम जो आएगा ना, ये इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इसी तरह से आपसे किसी ने बोला कि मेरे को H और HNO3 का मुझे चाहिए इक्विवेलेंट मास, तो क्या करिए, इसका मोलर मास निकालिए, ये आएगा 63 डिवाइड बाय 1 करिए, क्योंकि इसके पास एक H है, ये डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, यही इसका इक्विवेलेंट मास है 63 ही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसी तरह से देखो H2C2O4 ले लीजिए, ये है ऑक्सैलिक एसिड, इसका अगर आप मोलर मास निकाल सकते हैं तो ये आएगी 90 आ जाएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इसका एन फैक्टर, तो ये बेटा 45 आ जाएगा, यही इसका एन फैक्टर है। तो देखो इसके बाद अगर हमें मान लो कि हमें CH3COOH का हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 1 कर दीजिए। आया कि नहीं आया। मान लीजिए कि अगर हमें कोई आयन दिया है, जैसे मान लीजिए हमें एल्यूमिनियम आयन दिया है और हमें उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका मास होता है 27 और वैलेंसी इसकी कितनी है 3, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 9। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है 9। मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्साइड आयन है, तो ऑक्साइड आयन जो होता है इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 और इसकी वैलेंसी कितनी दी हुई है 2, तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 ग्राम। तो याद रखें
रखेंगे, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है 8 ग्राम। आई बात समझ में? इसी तरह से आप किसी भी एसिड, किसी भी बेस, किसी भी आयन का क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम आयन है और सोडियम आयन का मैं निकालना चाहता हूं इक्विवेलेंट मास, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका मास होता है 23 डिवाइड बाय मैं 1 कर दूंगा। मैग्नीशियम का निकालना है तो क्या करेंगे? Mg2+ है हमारे पास आयन, क्या करेंगे? 24 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। तो जब भी इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास का क्वेश्चन आएगा हम इस तरह से उसके इक्विवेलेंट मास करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किसी रिएक्शन में या किसी क्वेश्चन में अगर हमें इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है इसका एन फैक्टर क्या होगा। देखो यहाँ Cu+ से Cu बन रहा है तो यहाँ चेंज हुआ है 1 का, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ Cu से Cu2+ बना, यहाँ भी चेंज हुआ है 1 का। तो हमारा जो एन फैक्टर आएगा वो कैसे निकालना है? 1 × 1 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बराबर हो गया 1/2। तो ये एन फैक्टर हो गया। अब हमारे पास क्या है? मोलर मास दिया हुआ है m, तो हमारा m डिवाइड बाय 1/2, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2m। तो 2m हमारा आंसर होना चाहिए। आंसर हो गया हमारा 2m। इसी तरह से देखो अगर हम करना चाहें कि हमारे पास ये एक और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 5 आएगी, यहां पे 5 नहीं, यहां 3 आएगी, यहां पे 5 आएगी, यहां आएगी -3। तो चेंज निकाल लीजिए। तो यहां पे कितना आया? चेंज कितना आया? 2 का चेंज आया तो ये हो गया 2। यहां चेंज कितना आ रहा है? 3 से -3 तक जाने के अंदर हमारा चेंज आ रहा है लगभग 6 का चेंज आ रहा है। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 2 + 6, ये सब मिला के कितना हो गया? 2 × 6 डिवाइड बाय 8। तो यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 जा, यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3/2 आ जाएगा ये। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा एन फैक्टर हो गया। एन फैक्टर मिल गया तो m/n फैक्टर मतलब 3/2 करेंगे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2m/3। तो क्या 2m/3 हमें आंसर मिल गया? ये रहा देखो 2m/3। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है डिसप्रपोर्शनेशन, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब देखो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो विच हैज द हाईएस्ट नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर बराबर नॉर्मेलिटी होती है। तो मोलारिटी कितनी है? यहाँ पे देखो 1m तीनों में दी है। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? देखो ये H3PO2 वाला है, हाइपो वाला है, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 3 है, अभी हमने समझा है। तो देखो जिसका एन फैक्टर ज्यादा होगा वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? उसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा आएगी तो आंसर क्या आना चाहिए? 3rd आना चाहिए। इस तरह से हम एन फैक्टर की मदद से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए हम अलग से एक और लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, जहां पे सिर्फ हम न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर की मदद से कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के, मोल कांसेप्ट के कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग गोयल सर की केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आप कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स गोयल सर की केमिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए बच्चों सायोनारा, फिर मिलेंगे एक और मोड पर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा। बाय बाय।